हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे नेशनल इनकम का कन्वर्जन। ठीक है, ये लेक्चर डीप इसमें नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसमें मैं आपको शॉर्ट में समरी बताऊंगा बस कि कैसे आपको कन्वर्जन करके फॉर्मूला ड्रॉ करना है, एग्रीगेट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं आज यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आइए देखिए कन्वर्जन। तो नेशनल इनकम में हम लोग नेशनल इनकम में सबसे पहले हम लोग एग्रीगेट्स की बात करें, अगर एग्रीगेट्स की बात करें तो टोटल 8 एग्रीगेट्स बनते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं जीडीपी, एमपी और एनएनपीएफसी। अब देखिए इससे कैसे कैसे ड्रॉ होंगे। सबसे पहले जहां जी लिखा हुआ है वहां पे हम एन लगा दीजिए आप। तो एक दूसरा क्या बन जाएगा, इस जी की जगह हम एन लगा दे तो एन और बाकी सब चीजें सेम। तो एनडीपी एमपी, यानी कि एमपी लगा दिए। ठीक, उसके बाद अब इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे ये डीपी है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, नेशनल प्रोडक्ट लिख सकते हैं, एनपी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एन पी एमपी हो जाएगा। ये हो गया कन्वर्जन एक। उसके बाद क्या हो जाएगा, जी डी पी, ये सब सेम रहेगा। एमपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफसी लिख सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं क्या होता है ये। उसके बाद से और क्या हो जाएगा, जी एन पी और एमपी हो जाएगा। नहीं, जी एन पी एमपी है ना, जी एन पी एफसी फैक्टर कॉस्ट। जी एन पी एमपी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद से इसमें क्या चीजें हो जाएंगी, तो एफसी है तो एन एन पी एम पी हो जाएगा और यहाँ पे एन डी पी एफ सी हो जाएगा। तो टोटल जो है 8 एग्रीगेट्स बनेंगे। और ये एग्रीगेट्स अभी मैं आपको जब कन्वर्जन सिखाऊंगा तो आप धड़ाधड़ फॉर्मूला बनाने लगेंगे कि ये एग्रीगेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जी डी पी एम पी और एन एन पी एफ सी, तो देखिए ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक शब्द मिलेगा जी, दूसरा शब्द मिलेगा एन, तीसरा मिलेगा डीपी, उसके बाद से मिलेगा एनपी, यहां पे मिलेगा एमपी और यहां पे मिलेगा एफसी। तो सबसे पहले हम जानेंगे, और इसको इस जो भी एग्रीगेट्स है इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। ये 3 पार्ट है। ठीक, तो ये पहला शब्द अलग है, ये 2 शब्द बीच के, ये पहला अलग है, ये 2 शब्द अलग है और ये 2 शब्द अलग मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, वो भी वेरी शॉर्ट में, क्योंकि ये आपका रिवीजन लेक्चर होने वाला है। आप इसको देख के तुरंत आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम, इसके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए। तो आप पहले बात करें कि जी मतलब, यानी कि जी मतलब क्या होता है, ग्रॉस। तो यहां पे अगर हम दैट इज जी इज इक्वल टू क्या है, ग्रॉस। सर ग्रॉस क्या होता है, तो ग्रॉस मतलब इन टोटल, मतलब कि अगर आप एज्यूम करिए कि पिछले साल आप मशीन, मान लीजिए पिछला कौन सा साल था, 2023, तो 2023 को आप 1 लाख रुपए की मशीन परचेज किए थे। ठीक, 1 लाख रुपए की मशीन आप परचेज किए थे। उसके बाद 2024 को फिर 1 लाख की परचेज किए, 2024 को फिर 1 लाख रुपए की मशीन आपने परचेज किया। तो टोटल वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है, 2 लाख की मशीन है। तो जो 2 लाख आपने बताया ये क्या है, ये ग्रॉस वैल्यू है। कैसे ग्रॉस वैल्यू, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है सर? तो ग्रॉस मतलब कि इन टोटल, मतलब पिछले साल आपने कितना खर्च किया उस पर्टिकुलर मशीन पे, और एक और जो न्यू मशीन आप खरीदे हैं इस साल, उस पे पर्टिकुलर कितना खर्चा हुआ, दोनों को खर्चों को ऐड कर दीजिए। जो टोटल में कॉस्ट बताई जाती है उसको बोला जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब सर ये बताइए तो एन क्या है, फिर नेट क्या है? तो नेट मतलब ये होता है कि भाई 2023 में जो मशीन खरीदो चलाए नहीं हो, ले आकर रखने नहीं दिए थे उसको, रख को दिए होगे, तो उसका मतलब होता है वो जाके उसकी मशीन की वैल्यू में तो गिरावट आएगी, यानी डेप्रिसिएशन लगा होगा ना। क्योंकि 2023 में जो 1 लाख की मशीन हो 1 लाख रुपए का रहेगा, ऐसा नहीं ना होगा। तो 2023 में जो 1 लाख की मशीन थी उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या आया होगा, डेप्रिसिएशन हुआ होगा, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ अमाउंट से डेप्रिशिएट हुई होगी। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए डेप्रिसिएशन लग गया होगा इसमें 10% के हिसाब से। तो अगर इस पर्टिकुलर मशीन पर अगर 10% हम डेप्रिसिएशन लगा दे तो ये मशीन कितने की बचेगी, ये मशीन बचेगी 90,000 रुपीज की। क्या, क्योंकि ये 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपया इसकी वैल्यू में आने की गिरावट आ गई है इस साल।
तो अगर इस साल हम एक्चुअल मशीन आपसे पूछें तो आप बोलेंगे कि सर 2024 की अगर हम बात करें ना, 2024 की, तो ये वाली मशीन में 10,000 गिरावट आया, यानी कि ये वाला मशीन 90,000 रुपए का बचा है, और ये वाला जो है इस साल हम 1 लाख रुपए का परचेज किए हैं, ठीक है। तो टोटल 1,90,000 रुपए का मशीन हमारे पास नेट है, यानी कि नेट वैल्यू समझ में क्या होता है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू इन टोटलिटी होती है, अगर उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है नेट। ठीक है सर, तो होप सो आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला ड्रॉ करूंगा, और हो सकता है कि ये फॉर्मूला तुरंत आपको समझ में आए, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल लेके आपको ड्राफ्ट करा दिया हूं। तो यहाँ पे जी मतलब ग्रॉस और एम मतलब क्या हो गया, नेट। तो फॉर्मूला क्या है सर, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत समय व्यर्थ करते हैं आप। तो पहला क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ग्रॉस जिसको हम लोग जी से डिनोट किए हैं, और नेट जिसको हम लोग एन से डिनोट किए हैं। तो यहां से यहां से यहां आ सकते हैं और यहां पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पहुंचेंगे, तो ग्रॉस वैल्यू यानी कि टोटल वाली वैल्यू, तो टोटल में से क्या माइनस किए हैं, डेप्रिसिएशन, क्योंकि पिछले साल वाली मशीन क्या हुआ, घट गया। तो अगर ग्रॉस में से यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन कर दे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, नेट वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। इस नेट में अगर हम क्या कर दे, डेप्रिसिएशन को फिर से दोबारा प्लस कर दे तो कहां पहुंच जाएंगे, ग्रॉस पे पहुंच जाएंगे। तो प्लस क्या कर दे, डेप्रिसिएशन, तो हम दोबारा कहां पहुंच जाएंगे, ग्रॉस पे पहुंच जाएंगे। तो इस पे देखिए दो फॉर्मूला आपका ड्राफ्ट हो रहा है। पहला क्या बन रहा है कि ग्रॉस इज इक्वल टू क्या होता है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, सॉरी ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। आया समझ में, ये कैसे हुआ है, ग्रॉस मतलब कि टोटल वैल्यू, उसमें से पिछले साल जो मशीन चली है वो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू में गिरावट आया होगा, उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर दीजिए, आप नेट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ग्रॉस और नेट में किसका अंतर होता है, बस डेप्रिसिएशन का अंतर होता है, ठीक है सर, ये आ गया समझ में। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि डीपी, ब्रैकेट में डीपी, और यहां पे है डोमेस्टिक के बाद नेशनल प्रोडक्ट, ब्रैकेट में एनपी, ठीक। तो सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, डोमेस्टिक मतलब हमारे देश के अंदर की बात हो रही है। तो आपके कंट्री के बाउंड्री लाइन के अंदर, कंट्री बहुत बड़ी है हमारी, कंट्री मतलब कि हमारा बॉर्डर ही नहीं, उसके अलावा भी कई चीजें आती हैं। तो वो मैंने डीप में बताया है लेक्चर्स में, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है हमारे कंट्री में, हमारे नेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि फॉरेन एम्बेसी, जो हमारी इंडिया की जो एम्बेसी बाहरी देशों में है वो भी हमारे देश का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं जो हम लोग अपना डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं, ठीक। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हमारी जो देसी कंपनियां हैं, जैसे कि पतंजलि है, टाटा है, महिंद्रा, ये सब हमारी जो देसी कंपनियां, मतलब कि हमारे कंट्री की जो कंपनियां हैं, इंडियन ब्रांड्स जो हैं, वो टोटल मिल के कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में वो हमारे जो देश की कंपनियां हैं वो इन टोटल कितने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही हैं, उसका एग्रीगेट अगर निकाल लेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोला जाता है क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है सर, आ गया समझ में। अब नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या कि अब ये बताइए, विदेशी कंपनियां भी तो आके हमारे देश में काम कर रही हैं, डोमिनोज है, KFC है, बर्गर किंग है, और भी पता नहीं तमाम कंपनियां हैं। आप भी लोग जाके वहां पे मील एंजॉय कर रहे हैं, पैसा पेमेंट कर रहे हैं ना। तो आप पैसा दे रहे हैं उनको, उनके कंपनी पे खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे वहां हमारे देश में आके अपना प्रोडक्शन कर रहा है ना, क्योंकि हमारे नागरिक जो है उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हमारे देश में आके बना रहा है वो। लेकिन हमारे देश में जब बना रहा है प्रोडक्ट वो, तो उसके जो पैसा जनरेट हो रहा है वो कहां भेज रहे हैं, वो अपने देश में भेज रहे हैं। समझ में, मतलब कि जो डोमिनोज और ये सब जो कंपनियां जो कमा रही हैं हमारे देश से पैसा, ये कहां जा रहा है पैसा, ये पैसा जा रहा है अमेरिका में, मतलब कि अपने देश में ये भेज रही हैं। उसी तरह हमारी भी कंपनियां की कई फ्रेंचाइजीज खुली हुई हैं विदेशों में, तो हमारी कंपनी की भी कई फ्रेंचाइजीज आपका कई कंट्रियों में खुली हुई है, तो हमारे कंट्रियां वहां पे इनकम जनरेट कर रही हैं और क्या कर रही हैं, हमारे देश में पैसा भेज रही हैं। तो इसी तरह से
विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में है वो बाहर पैसा भेज रही हैं, और बाहर हमारे देश की जो कंपनियां बाहर सेटअप हुई हैं वो हमारे देश में पैसा भेज रहे हैं। आया समझ में? तो एक्चुअल नेट हमारे देश में कितना पैसा आया उसी को हम लोग अगर जोड़ देते हैं नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो उसी को हम लोग नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सर ये कैसे निकलेगा? तो आइए देखिए, डीपी का मतलब लिख दिया है यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग बताते रहेंगे, आप लोग समझते रहिएगा, थोड़ा सा जगह का दिक्कत है। ठीक, आइए, ये है इंडिया, ठीक, ये इंडिया है हमारा। अब यहां हमारे देश के अंदर जो कंपनियां जैसे टाटा है, महिंद्रा है, ठीक है, और कौन है, बिरला है, तो ये सब जो कंपनियां ये हमारे देश की कंपनियां हैं। आज समझ में, ये सब हमारे देश की कंपनियां हैं। तो ये मिल के जितना प्रोडक्शन कर रहा है हमारे देश में वो क्या है, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि डीपी है। लेकिन अमेरिका भी तो है, एक है मान लीजिए कंट्री अमेरिका, ठीक है, अमेरिका है। अब अमेरिका ये है इंडिया हमारा प्यारा भारत, और ये क्या है, अमेरिका, यूएसए। अब यहाँ पे जो सामान बन रहा है, यहाँ पे इनके कंपनियां भी हमारे वहां काम कर रही हैं, डोमिनोज, ठीक, और हमारी कंपनी जो पतंजलि है वो भी क्या कर रही है, यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर रही है। तो पतंजलि जो यहाँ बना रही है, सामान यहाँ बेच रही है, वो पैसा कहाँ भेज रही है, भारत में भेज रही है, क्योंकि वहां से इनकम जनरेट करके कहाँ भेज रही है, वो इंडिया में भेज रही है, ठीक है। तो यहां से जो पैसा यहां पे आया भारत में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि इसको बोला जा सकता है FIFA, फीफा, ठीक है। और जो यहां पे डोमिनोज जो वर्क कर रहा है, ये डोमिनोज कमा के कहां भेज रहा है, पैसा भारत में भेज रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, यानी कि फीटा, ठीक है। तो फीफा और ये फीटा, तो फीटा माइनस फीफा अगर कर देंगे हम लोग तो हमारा क्या निकल जाएगा कि नेट हमारे देश में कितना रुपया आया। मान लीजिए कि डोमिनोज यहाँ पे जनरेट की 100 रुपया इनकम हमारे भारत में, और पतंजलि अमेरिका में जाके 200 रुपया जनरेट की इनकम, तो 200 रुपया हमारे देश में आया और 100 रुपया हमारे देश से गया, यानी कि नेट अगर देखा जाए तो हमारे देश में 100 रुपीज आया है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। NFIA कैसे निकलेगा, तो फीफा में से माइनस कर देंगे FITA, फीटा, यानी कि फीफा माइनस फीटा हमारा क्या निकल जाएगा, NFIA। तो फीफा मतलब कि पतंजलि कितना कमा के भेज रही है हमारे देश में, यानी कि हमारे देश में कितना पैसा आया प्लस हमारे देश से कितना पैसा बाहर गया, तो जितना आया और जितना गया दोनों को माइनस कर देंगे तो एक्चुअल पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितना रुपया आया है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, NFIA। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, यानी कि हमारे देश की जो कंपनियां मिलकर सामान बना रही हैं, उसमें बाहर से एक्चुअल कितना पैसा आया, यानी कि प्लस कर देंगे हम लोग NFIA, ठीक है। सॉरी यहां नहीं, यहां लिखना है क्योंकि एरो गलत जगह है, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर नेशनल प्रोडक्ट पहुंचना है तो प्लस कर देंगे हम लोग NFIA, ठीक है। NFIA प्लस कर देंगे तो डीपी से कहां पहुंच जाएंगे, NP से, और इसी का उल्टा यानी कि माइनस कर देंगे अगर हम लोग NFIA तो हम लोग पहुंच जाएंगे कहां पे, दोबारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। तो इसका दो फॉर्मूला क्या ड्रॉ हो जाएगा, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डीपी निकालने के लिए, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनपी में से माइनस करना पड़ेगा क्या, NFIA, और NFIA कैसे निकलता है तो हमने यहां पे बताया है। दूसरा फॉर्मूला क्या ड्रॉ हो जाएगा इसमें, नेशनल प्रोडक्ट अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट
प्लस NFIA, ये हो जाएगा। आया समझ में? तो ये भी दोनों हो गया। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में बस यही डिफरेंस है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट नाम से समझ में आ रहा है कि हमारे देश के अंदर हमारे कंट्री की जो कंपनियां हैं वो टोटल मिल के एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही हैं, उसको अगर इन एग्रीगेट करके देखें तो उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर हमारी देश की कुछ कंपनियां बाहर काम कर रही हैं और बाहरी कुछ विदेशी कंपनियां जो हैं हमारे देश में आके काम कर रही हैं, तो वो जो कर रही हैं तो पैसा वो बाहर भेज रही हैं, और हमारे देश की जो बाहर कंपनियां काम कर रही हैं वो हमारे देश में भेज रही हैं। तो जितना रुपया बाहरी देश से आपके देश में पैसा आया और आपके देश से बाहर कितना पैसा गया, उन दोनों को अगर माइनस कर दें तो जो नेट पैसा हमारे देश में आ रहा है उसी को बोलते हैं NFIA। यानी कि हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर NFIA जोड़ देते हैं तो हम कहां पहुंच जाएंगे? नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये था। अब थर्ड हम लोग देखेंगे MP और FC में क्या होता है। MP और FC, इसमें देख लीजिए कन्वर्जन है ये, यानी कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। ये चीजें बहुत डीप हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं यहाँ पे एग्जाम पर्पस के लिए, क्योंकि एग्जाम में अब आपके टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये लेक्चर देख के जल्द से जल्द समझ सकते हैं कि आपको नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे एग्जाम में अपने करना है। थर्ड है हमारा FC मतलब फैक्टर कॉस्ट और MP मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप जानते होंगे। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये है। तो लैंड को बदले हमको रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले वेजेस देना पड़ता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देना पड़ता है और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट देना पड़ता है। तो अगर इन सारे पेमेंट्स को अगर हम इकट्ठा जोड़ दें तो जो वैल्यू आएगी हमारा क्या आएगा? फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि ये सब क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो आप कॉस्ट पे कर रहे हैं उसको क्या बोला जा सकता है? फैक्टर कॉस्ट बोला जा सकता है। समझ में? ये सब फैक्टर कॉस्ट है। तो ये जो निकलेगा ये हमारा क्या हो जाएगा? ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक, तो जब ये टोटल कॉस्ट हो गया तो अब जैसे मार्केट में सामान जाएगा तब तक एक सरकारी बंदा आएगा और वो बोलेगा कि रुको रुको रुको, अभी नहीं बेचना है, फैक्टर कॉस्ट पे तुम अभी नहीं बेच सकते हो, बस अपना ही कमाओगे, तुम अपना बस कमाओगे तो देश को कौन देखेगा? आगे देश को भी तो पैसा चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम रोड बनवाएंगे, ब्रिज बनवाएंगे, गवर्नमेंट इतना ज्यादा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, तो वो रोक देगा हमको, वो बोलेगा कि क्या दो, तुम टैक्स दो, जो सामान बेचने जा रहे हो उस पर क्या दो, हमको टैक्स दो। ठीक है, तो ये हमसे टैक्स की मांग करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा हमको क्या? टैक्स। तो टैक्स का अमाउंट जोड़ के तब जो टोटल अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? अपना मार्केट प्राइस मानेंगे, यानी कि MP मानेंगे। मतलब मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट में कितने रुपए का सामान बिकेगा, तो यानी कि फैक्टर कॉस्ट और प्लस सरकार का टैक्स। अब देखिए कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ चीजों को प्रमोट करती है, गवर्नमेंट चाहती है कि हाँ ये हमारे देश में ये सब चीजें हों, तो सरकार उस पर कुछ ना कुछ आपको छूट भी दे देती है, सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है। तो पहले मान लीजिए टैक्स इंपोज की एक तो व्यू ये है, दूसरा है कि सरकार आपको प्रमोट करती है कि हाँ आप ऐसा काम करें, जिससे सरकार और प्लस देश दोनों की तरक्की होगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर बोलें, NIT अगर निकालें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा? तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक, जैसे सरकार बोली कि हाँ 50 रुपए हम आपसे टैक्स लेंगे, फिर बोली यार अच्छा रहने दो, तुम बहुत बढ़िया काम करो, चलो 30 रुपए हम छूट कर दे रहे हैं तुम्हारा। तो 50 माइनस 30 यानी आपके जेब से एक्चुअल टैक्स के नाम पे कितना गया? 20 रुपए। तो यानी कि अगर फैक्टर कॉस्ट अगर आपका 10 रुपए था, मान लीजिए 50 रुपए था फैक्टर कॉस्ट आपका, तो टैक्स के नाम पे पहले 50 रुपए जा रहा था, लेकिन अब सरकार आपको सब्सिडी दे दी, छूट दे दी 30 रुपए का, तो 20 रुपए गया, तो टोटल आप अपना दाम कितना बोलेंगे? 70 रुपए ही मानेंगे। समझ में? या फिर कभी कभार सरकार होता है क्या करती है कि टैक्स नहीं इंपोज करके बस सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है। तो सरकार बोली अच्छा तुम 50 रुपए का सामान बनाए हो, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, देश विकसित आगे तरक्की करेगा, ठीक है, तो मैं तुमको सपोर्ट कर रही हूं, चलो हमसे भी तुम ले लो।
10 रुपए हम हमारी तरफ से ले लो, टैक्स मत दो, 10 रुपए उल्टा हम तुमको दे रहे हैं, तो माइनस सब्सिडी, यानी कि सरकार सब्सिडी भी दे देती है कभी कभी, तो 10 रुपए सब्सिडी के नाम पे माइनस कर देंगे अगर आप, तो आपका एक्चुअल मार्केट प्राइस आ जाएगा 40 रुपए। अब आपको लग रहा होगा भाई सरकार दी है तो इसमें से कहा है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी कम हुआ है, तो सरकार आपको दी क्यों है? आपको दी है वो कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, तो आपको प्रमोट करने के लिए दी है कि मार्केट में वो सामान क्या बिके, सस्ता बिके, कि लोग उसको डिमांड और करें। तो सब्सिडी को हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, तो फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडी को लेस कर दिया जाएगा। या फिर सरकार अगर टैक्स इंपोज कर रही है तो टैक्स आपको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन टैक्स लगा के कुछ चीज अमाउंट आपको सब्सिडी कर दे रही है तो टैक्स में से सब्सिडी आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, टोटल एनआईटी आएगा, और एनआईटी को आप क्या करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे। आया समझ में? ठीक। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की अगर बात की जाए तो इसमें किसका डिफरेंस होता है, तो एनआईटी का डिफरेंस होता है, मतलब कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस होता है। तो एनआईटी क्या है, तो आईटी माइनस सब्सिडी। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस अगर जाना है तो यहां पे प्लस कर देंगे हम लोग क्या चीज, एनआईटी, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे दोबारा जाना है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एनआईटी। तो इसमें भी दो फॉर्मूला हमको देखने को मिलेगा। पहला क्या फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, तो अगर हमसे पूछे कि मार्केट प्राइस बताओ तो एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफसी प्लस एनआईटी, और हमसे पूछे एफसी बताओ तो क्या हो जाएगा, एमपी माइनस एनआईटी। आया समझ में? तो ये था टोटल हमारा क्या, कन्वर्जन। आया समझ में? तो इस तरह से हम फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे। अब चलिए एक दो फॉर्मूला हम आपको कन्वर्ट करके बताएंगे भी, तब तक ये जो बातें हैं ये सब कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ है। तो सबसे पहले क्या बताएं, ग्रॉस में से, ग्रॉस से नेट पहुंचना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पहुंचना है तो प्लस डेप्रिसिएशन हो गया। डीपी से एनपी जाना है तो प्लस एनएफआई है, एनपी से डीपी जाना है तो माइनस एनएफआई है, एफसी से अगर एनपी जाना है तो प्लस एनआईटी, एमपी से दोबारा एफसी पे जाना है तो माइनस एनआईटी। और इसमें एनएफआईए कैसे निकलता है, तो एनएफआईए निकलता है फीफा माइनस फीटा, और एनआईटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखेंगे तभी जाके आप कन्वर्जन कर पाएंगे। तो आइए एक दो चीजें, एक दो एग्रीगेट को मैं कन्वर्जन करके दिखाता हूं। तो हम मिटाएंगे अपना ये पोर्शन, ठीक है। आइए मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दो एग्रीगेट्स देंगे, एक की वैल्यू दी रहेगी और एक जो है आपको सादा सादा बस एग्रीगेट पूछेगा कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमको मिल गया, पूछ रहा है हमसे एनएनपीएफसी दे दिया एक एग्रीगेट दे दिया एनएनपीएफसी, और दूसरा दे दिया क्या, जीडीपीएमपी दे दिया। दो एग्रीगेट हमको यहां पे क्वेश्चन में दे दिया। अब हमको बोल रहा है इसका क्या बनाओ, फॉर्मूला ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी एग्रीगेट को, मान लीजिए ये हमसे पूछा है, तो अभी मैं ड्रॉ कर दिखा रहा हूं, अमाउंट अभी मैं नहीं ले रहा हूं, कैसे आप फॉर्मूले को फ्रेम करेंगे वो चीजें मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे एनएनपीएफसी आप इधर लिखेंगे, जो एग्रीगेट कैलकुलेट करना है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद से जीडीपीएमपी जो एग्रीगेट आपका क्या हुआ है, जो दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू दी हुई है, उसको इक्वल टू के बाद लिखेंगे। अब आइए, अब यहां से कहानी शुरू होती है। तो अभी मैं क्या बताया हूं, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करना पड़ता है क्या, डेप्रिसिएशन। तो यहां पे इस शब्द को उठाइए, यानी कि ग्रॉस से आपको कहां पहुंचना है, नेट पे पहुंचना है। तो ग्रॉस से अगर नेट पे पहुंचना है आपको, मतलब यहां से यहां जाना है, ये हमेशा याद रखिएगा एरो, हमेशा यहां से यहां जाना है। तो ग्रॉस अगर आपको दिया है, ग्रॉस को आपको अब क्या बनाना है, नेट बनाना है, यानी कि ग्रॉस जी दिया हुआ है, जी को अब क्या बनाना है, नेट बनाना है। तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन, यानी कि यहां पे करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक। दूसरा क्या शब्द देखने को मिला, एनपी है और यहां पे डीपी है। तो डीपी को क्या बनाना है, आपको एनपी बनाना है। तो डीपी को एनपी बनाना है, तो डीपी को एनपी बनाने के लिए प्लस करना पड़ता है क्या, एनएफआईए, यानी कि अब आगे करेंगे प्लस एनएफआईए। आया समझ में? उसका से थर्ड एमपी दिया हुआ है ये, और यहां पे एफसी दिया हुआ है। तो एमपी से एफसी पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, तो
एमपी से एफसी, एक बार उल्टा चलना है, यानी एमपी से एफसी पहुंचना है तो माइनस करना पड़ेगा क्या, एनआईटी, यानी कि माइनस कर देंगे यहां पे हम लोग एनआईटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया एनएनपीएफसी कैलकुलेट करने का, तो जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई माइनस एनआईटी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में इन सब की वैल्यू गिवन रहेगी, बस आपको वैल्यू पुट, ये फॉर्मूला आपको खुद फ्रेम करना है एग्जाम में, और खुद फ्रेम करके वैल्यू दी रहेगी सबकी, सबकी वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक, चलिए आइए एक और निकाल के देखते हैं। दूसरा एग्रीगेट दे दिया हमको एनडीपीएफसी और जीडीपीएमपी, ये एग्रीगेट दे दिया। फाइंड क्या करना है, मान लीजिए ये वाला फाइंड करना है, तो जब ये फाइंड करना है तो ये हम पहले लिखेंगे, यानी कि एनडीपीएफसी पहले लिखेंगे और ये इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी, तो जीडीपीएमपी ये दे दिया, या फिर हो सकता है गिवन हो या ना भी हो, और सबकी इसकी वैल्यू दे सकता है। कहने का मतलब एक एग्रीगेट अगर दिया है तो दूसरा एग्रीगेट आपको पूछेगा। ठीक, तो अब आइए इसमें देखिए, तो पहला शब्द यहाँ ग्रॉस और यहाँ नेट है, तो जी से एन जाने के लिए, तो जी से एन जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। ठीक, अब डीपी से डीपी, तो डीपी डीपी दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो जब सेम हो गया तो इसको छोड़ देंगे, अब इसमें कुछ माथापेची नहीं करना है हमको। जब डीपी यहां भी और डीपी यहां भी है तो उसको क्या करिए, छोड़ दीजिए। ठीक, अब यहां पे देखिए एमपी है और एफसी है, तो एमपी से कहां जाना है, अब एफसी पे जाना है। तो अब जब एमपी से एफसी पे जाना है आपको, तो आपको अब यहां पे देखिए एमपी से एफसी जाना है, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, एनआईटी, यानी कि माइनस करेंगे एनआईटी, ऐसा में, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो आप डीपी डीपी सेम था तो छोड़ दिए, बाकी जो नहीं सेम था उसको हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। चाहिए एक और कर लीजिए, मान लीजिए आप क्या देखिए जी एन पी एम पी दे दिया है और दूसरा क्या दे दिया है एग्रीगेट, दूसरा एग्रीगेट दे दिया है एन, चाहे जी वाला ही ले लीजिए, तो कहेंगे आप सभी सब अलग अलग करा रहे हैं, तो ये जी नहीं कोई ले लिए, तो जी डी पी एफ सी ले लीजिए, जी डी पी एफ सी ले लीजिए। ठीक, आइए तो मान लीजिए इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो जी एन पी एम पी लिख दिए हैं इक्वल टू जी डी पी एफ सी लिख दिए हैं। अब यहाँ पे जी और जी क्या है, सेम है, तो जब जी और जी सेम है तो क्या करना है हमको, छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, डीपी और एनपी, तो डीपी से अब हमको कहां पहुंचना है, एनपी, यानी कि डीपी डीपी ये है, तो डीपी से कहां पहुंचना है, एनपी, तो डीपी से एनपी पहुंचने के लिए प्लस करना पड़ता है एनएफआईए, तो प्लस कर देंगे एनएफआईए, आया समझ में। उसके बाद से ये एफसी है और ये एमपी है, तो एफसी से एमपी पहुंचना है अगर आपको, यानी कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे अगर आपको पहुंचना है, तो आइए देखिए क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे, यानी कि अब ऐसे पहुंचना है तो प्लस करना पड़ता है क्या, एनआईटी, यानी कि प्लस कर देंगे एनआईटी, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, आइए एक और लास्ट कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना रहे। तो इस बार एन एन पी एम पी ले रहे हैं और दूसरा ले रहे हैं एन एन पी एफ सी। मान लीजिए एन एन पी एम पी फाइंड करना है और एन एन पी एफ सी हमको दिया हुआ है, तो एन और एन दोनों क्या है, सेम है, छोड़ दीजिए, एन पी और एन पी दोनों सेम है, छोड़ दीजिए, एफ सी और एम पी, इसमें अब एफ सी से आपको कहां पहुंचना है, एम पी पे पहुंचना है, तो एफ सी से एम पी पहुंचने के लिए प्लस क्या करना पड़ता है, एन आई टी, यानी कि यहां पे हमको प्लस कर देंगे एन आई टी, आया समझ में। तो ये बन गया हमारा एग्रीगेट, ये फॉर्मूला बन गया। तो आपको आया समझ में कन्वर्जन कैसे करना है, तो इस तरह से हम अपना नेशनल इनकम के फॉर्मूले को एग्रीगेट्स को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था कन्वर्जन, ये चीजें अपने माइंड में एकदम पूरी तरह से आप बैठा लेंगे तो इसमें आपको एग्रीगेट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो होप सो आपको कन्वर्जन समझ में आया हो। इसके अब फॉर्मूला बना के आगे अगले लेक्चर में कुछ कैलकुलेशंस किया जाएगा। उसके बाद से अब हम लोग नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस के मेथड पढ़ेंगे, जिसमें 3 मेथड देखना है हम लोग को। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, बहुत ईजी मेथड है और इसी तरह से वो भी समझ में आ जाएगा। अगर ये अच्छे से समझ में आया तो आगे की चीजें भी बहुत ईजी समझ में आएंगी। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छा लगा हो। तब तक के लिए बाय।